नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में 121 सीटों के लिए चुनाव का शोर आज थम गया। चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन असली खबर, बड़ी खबर ये नहीं है। केंद्र सरकार में मंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। ये भी एक बड़ी खबर नहीं है। दरअसल पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे जिस तरह की कहानी रची जा रही है, पर्दे के पीछे जिस तरह की कहानी बनाई जा रही है, उससे ये लग रहा है कि बिहार का ये विधानसभा चुनाव सिर्फ यह तय करने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है कि बिहार में कौन सा गठबंधन जीतेगा, किस गठबंधन की सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बल्कि बिहार का यह विधानसभा चुनाव कई पुराने स्कोर सेटल करने के लिए लड़ा जा रहा है। और बिहार का यह विधानसभा चुनाव इस देश की राजनीति में बदलाव की गाथा लिखने के लिए भी लड़ा जा रहा है। बिहार त्रिकोणीय चुनाव, लगातार बार बार त्रिकोणीय चुनाव होता रहा। लालू यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पुरजोर कोशिश करने के बावजूद, अपनी ताकत लगाने के बावजूद, हर तरह के उपाय कर लेने के बावजूद भी वो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में खत्म नहीं कर पाए। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में बिहार में उभरे कि उनको जब मन करता है, जिसके साथ वो चले जाते हैं, जिसके साथ वो मिलकर सरकार बना लेते हैं। जीतते बीजेपी के साथ है, कुछ महीनों बाद आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। चुनाव लड़ते और जीतते राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, और कुछ दिनों बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो 15-16% वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार बिहार में अपने से ज्यादा वोट बैंक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को भी नचा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को भी नचा रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, 2005 के बाद। तो वास्तव में ये चुनाव, जो कि बिहार का विधानसभा चुनाव, यह तय करने के लिए लड़ा जा रहा है कि क्या अब भी बिहार में दो ध्रुवीय व्यवस्था बन पाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बना दिया बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर कर, यानी अब लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बना दिया शिवसेना को तोड़कर, शिवसेना को खंड खंड में बांटकर, क्योंकि अब जो शिवसेना बची है एकनाथ शिंदे वाली, और जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, वो तो भाजपा की ही बी टीम मानी जाती है। तो क्या बिहार एक बार इस बिहार में उसी तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सफल होती दिख रही है? और अगर यह रणनीति सफल नहीं होगी तो फिर बिहार की धरती पर होगा क्या? दरअसल ये चुनाव, इस चुनाव का इंपैक्ट बहुत ज्यादा दूर तक पड़ने जा रहा है, और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ढूंढ लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिल गया है? और क्या जनता दल यूनाइटेड में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी तरह का काम करेंगे जिस तरह का काम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के लिए किया था, और जिस तरह का काम अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी शरद पवार की एनसीपी के लिए किया था? ये सवाल क्यों उठ रहा है? और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो में जाने से नीतीश कुमार इंकार कर देते हैं, वहां राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या इससे ही अंदाजा लगेगा कि वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बनने को तैयार है? नहीं। उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा कि अमित शाह तो कह चुके हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई शब्दों का माया जाल नहीं, कोई शब्दों का मकर जाल नहीं। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमित शाह तो कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद जो जीते हुए विधायक होंगे वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये उनकी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राय से बिल्कुल अलग हटकर है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ दो नेताओं को छोड़ दिया जाए, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और संजय झा को छोड़ दिया जाए, तो पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड ये कह रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। राजनीतिक मजबूरियां देखिए कि एक जमाने में नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले और 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने वाले चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में जितवाने के लिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उन दोनों ही नेताओं को ग्राउंड जीरो की असलियत समझ आ गई है कि अगर बिहार के पिछड़े मतदाताओं में, बिहार के अत्यंत पिछड़े मतदाताओं में, बिहार के दलितों में और बिहार के महादलितों में जो मैसेज फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अगर ये मैसेज उन मतदाताओं के दिलो दिमाग में बैठ गया तो फिर उपेंद्र कुशवाहा अपने उम्मीदवारों को नहीं जितवा पाएंगे, उनकी पत्नी भी उम्मीदवार है, और फिर जीतन राम मांझी भी अपने उम्मीदवारों को नहीं जितवा पाएंगे, जिसमें उनकी समधन भी है, उनकी बहू भी है, और चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाएंगे, जिसमें उनके भी कई रिश्तेदार हैं। तो ये सब मजबूरी में नीतीश 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 का राग अलाप रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो इन तीनों नेताओं को समझ आ रहा है वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा को नजर क्यों नहीं आ रहा? वो जनता दल यूनाइटेड के अतीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, वर्तमान में लोकसभा सांसद और जेडीयू के कोटे से ही केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को समझ में क्यों नहीं आ रहा? या उनको समझ आ रहा है लेकिन वो कहीं और से संचालित हो रहे हैं? राजनीति में रिमोट कंट्रोल का भी अपना वाक्य है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रही है? क्या विधानसभा चुनाव के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? और अगर वो बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पद की होगी तो फिर सम्राट चौधरी को क्या मिलेगा? सम्राट चौधरी के क्षेत्र में जाकर अमित शाह कह चुके हैं कि आप उनको विधानसभा का चुनाव जितवाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या वादा राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह से किया गया, क्या देंगे सम्राट चौधरी को आने वाले दिनों में? और क्या लल्लन सिंह की वाकई इतनी राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक काबिलियत है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सके? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के नहीं बल्कि भारत की राजनीति के भी धुरंधर राजनेता माने जाते हैं और उन्हें जब जब मौका मिला बड़े शांति से, बड़े ही करीने से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को निपटा दिया, उन्होंने शरद यादव जैसे नेता को निपटा दिया, उन्होंने कांग्रेस वाले नहीं बिहार वाले दिग्विजय सिंह को बड़ी सफाई से निपटा दिया। जब जब उनको मौका मिला अपने विरोधियों को बड़ी सफाई से निपटाते हुए नजर आए। आरसीपी सिंह की हालत क्या है आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर को किस तरह से लाडला बनाया, मुख्यमंत्री आवास में रखा उन्होंने और फिर अचानक वो पैदल कर दिए गए। नीतीश कुमार की जब मर्जी होती है वो नेता को आसमान पर बिठा देते हैं और जब उनकी मर्जी होती है वो फर्श पर गिरा देते हैं। आरसीपी सिंह की तो भाजपा भी नहीं सहज कर रख पाई। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना आसान है? क्या जनता दल यूनाइटेड को तोड़ पाना इतना आसान है? लेकिन ये सब जानते हुए भी फिर भी ये खेल रचा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर पोस्टर बैनर हो, मंच पर लगे पोस्टर बैनर हो, सब जगह एनडीए सरकार कही जाती है। यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार चाहती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड उसके जवाब में पोस्टर वार जारी रखते हुए डेली सुबह सुबह पोस्ट करके नीतीश सरकार की वकालत करती हुई नजर आती है। बीजेपी को चाहिए एनडीए सरकार, जेडीयू को चाहिए नीतीश सरकार, और इस बीच में जेडीयू के अपने ही नेता, दो बड़े नेता राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह और संजय झा अमित शाह की बोली बोलते हुए नजर आते हैं, अमित शाह की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या, और लोग कहेंगे कि राजीव रंजन सिंह ऐसा नहीं कर सकते, एक जमाने में जब नाराज होकर वो गए थे तो वो भी लालू यादव के स्टाइल में कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार के पेट में कितने दांत है और कहां कहां दांत है ये उन्हीं को पता है, क्योंकि वो 22 साल 24 साल नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और वो सारे दांत वो निकाल लेंगे। तो क्या लल्लन सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार के दांत गिनने और नीतीश कुमार के दांत निकालने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या अगर वो इस तरह की तैयारी करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों में से कितने सांसद उनके साथ आ पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो विधायक दल बनेगा, यानी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, यानी तीर के निशान पर जितने भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे, उनमें से कितने विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को लल्लन सिंह अपने साथ रख पाएंगे?
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने के लिए आपको सांसद भी चाहिए होंगे, आपको विधायक भी चाहिए होंगे और 2/3 विधायक, 2/3 सांसद चाहिए होंगे। हालांकि सरकार अपनी है, राज्यपाल अपना है, राजभवन अपना है। महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सबने देखा, सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेट लतीफी करता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब तो खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने और नई सरकार का गठन हो गया है, नहीं तो हम उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन साफ हो गया कि क्या गड़बड़ी हुई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, कैसे उन्होंने सुबह सुबह तड़के बिल्कुल शपथ दिलवा दी। कब किसने दावा किया, कब किसने विधायकों का शपथ पत्र दिया, कब किसने समर्थन पत्र दिया, पहली बार ही नहीं बल्कि दूसरी बार भी। क्योंकि अचानक एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना, ये तमाम जो सवाल है वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन और राज्यपालों का किस तरह से इस्तेमाल करती है। तो क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा ले जाते हैं, अगर नीतीश कुमार सांसदों के बहुमत को अपने साथ बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी 12 में से 8-9 सांसद भी अपने पास बचा लेते हैं, 1-2 सांसद फिर ललन सिंह के साथ जाएंगे तो उनको उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है और फिर सदन की कार्रवाई में बार बार व्हिप जारी करके परेशान किया जा सकता है। और जब सांसद तोड़कर नहीं ला पाएंगे तो ललन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगिता क्या रहेगी, संजय झा की भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगिता क्या रहेगी। और जो नीतीश कुमार के नाम पर जो विधायक चुनाव जीत कर आएंगे, उनको नीतीश कुमार अपने साथ सहेज के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका दिए बिना, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई मौका लगे, इसलिए वो बार बार अपने आप को बिहार की विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभारना चाहते हैं। ये बिहार की दिलचस्प चुनावी लड़ाई है, जहां गठबंधन या राजनीतिक दल चुनाव जीतने से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। नीतीश कुमार भी इसी लक्ष्य से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसी लक्ष्य से चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी इसी लक्ष्य से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही राजभवन मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा और फिर वो बहुमत का जुगाड़ करके ये तय करेगा कि उप मुख्यमंत्री इधर का बनाना है कि उधर का बनाना है। और अगर ऐसी सूरत में नीतीश कुमार अपने विधायकों को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, अपने सांसदों को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं और बिहार विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बन जाते हैं, तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह का खेला भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कर रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो फिर ऐसी हालत में जो संभावना आज हम जता रहे हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रहा है, उस सूरत में संभावना यह हो जाएगी कि क्या मोदी की गद्दी, मोदी की कुर्सी हिलने वाली है। क्योंकि अपनी पार्टी को बचा ले जाने के बाद, अपने सरकार को बचा ले जाने के बाद, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेने के बाद, खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना लेने के बाद, इंडिया गठबंधन में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाने के बाद नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने लक्ष्य को याद कर लेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ हिसाब किताब पूरा करना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हिसाब किताब पूरा करना है। और तब जब उनको ये याद आएगा तो जिस तरह से वो देश के राज्यों में घूम घूम कर नेताओं को इंडिया गठबंधन बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, फिर क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अपने सांसदों का तो समर्थन वापस लेंगे ही लेंगे, इसके साथ ही वो आंध्र प्रदेश जाकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे, पवन कल्याण से मुलाकात करेंगे, वो महाराष्ट्र जाके एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे, वो अजीत पवार से मुलाकात करेंगे, वो उत्तर प्रदेश आकर जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी दल है, एनडीए गठबंधन में शामिल जितने सहयोगी दल है, उन दलों के नेताओं से मुलाकात करके उनके राज्यों में जाएंगे और उन सबको या तो एक अलग मोर्चे में आने के लिए तैयार करेंगे या इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार करेंगे या फिर इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दे, ताकि राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी साहब को यह निर्देश दे, आदेश दे कि वो लोकसभा में बहुमत साबित करे, यानी विश्वास मत लेकर आए। हो इसका उल्टा भी सकता है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही होगा। ज्यादा संभावना है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। तो नीतीश कुमार अगर बिहार की बाजी जीत जाएंगे तो फिर क्या ऐसा होगा कि विपक्षी दल मिलकर
सदन के पटल पर ही मोदी सरकार को गिराने की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि अगर उन्होंने चिट्ठी वापसी का खेल खेला तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगी और फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर अपनी सरकार को बचाने के लिए न जाने क्या क्या करते हुए नजर आएंगे। तो अचानक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी को संभलने का मौका दिए बिना उनकी गद्दी हिला दी जाएगी, उनकी कुर्सी हिला दी जाएगी। ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार खेला करेंगे या नरेंद्र मोदी अमित शाह खेला करेंगे? असली खिलाड़ी कौन होंगे और वो मोहरे कौन होंगे? क्या ललन सिंह मोहरे बनेंगे, तेजस्वी यादव मोहरे बनेंगे, या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मोहरे बनेंगे? तो बिहार के इस चुनावी महाभारत का असली खिलाड़ी कौन बनेगा, उसके लिए जोर आजमाइश जारी है। लेकिन इसका जो पहला चरण है वो तो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। और इन दोनों चरणों में उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी, कैद हो जाएगी, जो खुलेगा किस दिन? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, यानी 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को यह पता लगेगा कि बिहार की जनता ने क्या जनादेश दिया है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि लगभग लगभग अगर कांटे की टक्कर हुई तो हो सकता है 3 साढ़े 3 बजे तक मामला साफ होगा। अगर कांटे की टक्कर नहीं हुई तो आप 12 साढ़े 12 बजे तक मामला साफ हो जाएगा। और उसके बाद बिहार की चुनावी राजनीति में नतीजा आने के बाद भी एक नया घमासान शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आने के बावजूद एक नया घमासान शुरू हो जाएगा। और तब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी? क्या ललन सिंह फिर से नीतीश कुमार के दांत गिनते हुए नजर आएंगे? क्या ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड को तोड़ पाने में कामयाब हो जाएंगे, या नीतीश कुमार अपनी पार्टी भी बचा लेंगे, अपनी सरकार भी बचा लेंगे और फिर कूच करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, मोदी सरकार को हिलाने के लिए, मोदी की गद्दी हिलाने के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो निश्चित तौर पर 14 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि इस बार बिहार के जनादेश का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड तोड़ देंगे, या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे? और गठबंधन नहीं, नेता चुनाव जीतना चाहते हैं, राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, तो क्या चुनावी नतीजा आने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहने की बजाय राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर सरकार बनाना ज्यादा पसंद करेंगे? और ऐसी सूरत में क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता से विदाई भी हो जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाबों को लेकर आपका क्या मानना है? अपने कमेंट से हम तक अपने विचारों को पहुंचाइएगा। आप सहमत है तो क्यों सहमत है, असहमत है तो क्यों असहमत है, अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और आपसे यह भी अपील करूंगा, यह भी आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कमेंट करने की अपील आग्रह मैं पहले कर चुका हूं। अगर आप नए दर्शक के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए और पुराने दोनों दर्शकों से ये अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कीजिए। रोजाना का 3 रुपए से भी कम का खर्चा है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्चा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अनुरोध, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।